नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार राय। आज आपके साथ जिस महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो विषय है हाल ही के दिनों में संपन्न हुए बिहार इलेक्शन के परिणाम और उन परिणामों पर विपक्ष की पार्टियों की आई प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया की जगह अगर मैं आरोप कर दूँ तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने चुनी हुई सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया है कि ये जो उनको वोट आया है या लोगों ने जो अपने वोट का देने के अधिकार का उपयोग करके ये जो सरकार चुनी है वो वोट चोरी से चुनी है। अब वोट चोरी का मामला कहाँ से आया है? तो ये मामला आया है कि बिहार सरकार ने बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 10,000 रुपये करके ट्रांसफ़र किया। अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको वोट चोरी की संज्ञा में ला रही हैं। तो आज हम लोग इसी विषय पर ये डिस्कशन करेंगे या जानेंगे कि क्या सच में वोट चोरी है या क्या लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के पास ये कानूनी तौर पर अधिकार है कि वो सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं ला सकती हैं या नहीं ला सकती हैं। तो मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो जो बिहार गवर्नमेंट ने किया वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। किसी भी सरकार के पास अगर वो राज्य में चल रही सरकार हो तो अपने राज्य के लोगों के लिए, और केंद्र की सरकार हो तो पूरे देश के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए या किसी भी लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला सकती हैं और उसके तहत वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बिहार की सरकार ने किया ये पहली बार है। अगर आप दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप तमिलनाडु का लें, आप वेस्ट बंगाल का लें, आप आसाम का लें, आप मेघालय का लें, आप उत्तर प्रदेश का लें, तो ऐसा हर जगह हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार की सरकार ने कुछ ऐसा अचानक से कर दिया जो हमारे किसी और राज्य के राजनीति में नहीं हो रहा है। बट लोगों को ये क्यों भड़काया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि 2001 सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। एक सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज को लेकर एक ऐसा ही केस आया था जो एस सुब्रमण्यम बालाजी केस 2013 है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल्याणकारी योजनाओं को वैध माना है। उसने कहा है कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने चुने हुए लोगों जो लोग उनको चुनते हैं, अगर राज्य की सरकार है तो पूरे राज्य के लिए वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या कल्याणकारी योजनाओं के तहत वह पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि उसके कुछ पैमाने होने चाहिए। जो हमारे देश का इलेक्शन कमीशन है वो उसको मॉनिटर भी करता है। अगर हम लोग इसको और सिंपल भाषा में देखें तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है इलेक्शन से पहले, तो उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट होती है वो किसी भी नई कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं कर सकती है, क्योंकि ये वोट देने वाले लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन जो बिहार में हुआ वो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हुआ था। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये जो विपक्षी पार्टियां वो क्यों इसको वोट चोरी की संज्ञा में ला रही हैं। ये किसी भी तरह से वोट चोरी नहीं है। अगर हम लोग ये मानते हैं, सब लोग मानते हैं, विपक्षी पार्टियां भी मानती हैं, जो सरकार में है वो लोग भी मानते हैं कि हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोग सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। तो क्या लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा होता है वो आम जन मानस होता है? तो क्या ये बिहार की जो जनता है वो लोकतंत्र में नहीं रहती है? अगर उन्होंने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके अपने लिए एक ऐसी सरकार चुनी है जो उनके लिए, उनको लगता है कि वो उनके लिए बेस्ट रहेगा, तो हमें ये कौन अधिकार देता है कि किसी के फैसले पे हम लोग क्वेश्चन करें? विपक्ष पार्टियां तो आपको चाहिए कि आप और अच्छी योजनाओं लाएं, आप सरकार से भी अच्छे वादे करें, आप जनता को विश्वास में लें कि जो सरकार चल रही है आप हमें मौका दीजिए, हम आपसे ज़्यादा काम, उनसे ज़्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। बट किसी के मताधिकार का अपमान करना ये कहीं तक भी तर्कसंगत नहीं है और ये कानूनी तौर पे भी गलत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होता है तो उसको हम लोग अब असंवैधानिक नहीं मान सकते हैं। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, उसके बाद सरकार अगर कुछ फैसला लेती है तो इसको हम लोग वोट चोरी तब भी हम नहीं कर सकते। हाँ, ये कानूनी तौर पे गलत होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार की सरकार ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया उसके बाद ये फैसला किया, ये तो उसके बाद पहले का है। और सरकार भी ये मानती है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि जो उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो उन्होंने अपने वादे किए हैं उस वादे को वो पूरा कर सकती हैं या पूरा पूरा करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। जैसे मैं आपको 2022-2023 का अगर एक एग्जाम्पल दूं तो उसमें एक अश्वनी कुमार उपाध्याय का केस आया था,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकार जो ये फ्रीबीज दे रही है उनको देखना चाहिए कि ये जो उनका वित्तीय संरचना है उसको प्रभावित ना करे, या बहुत ज़्यादा फ्रीबीज देने से जो आने वाली जनरेशन है उस पर आर्थिक रूप से बोझ बढ़ता है। बट ये तो हम मान सकते हैं कि जो सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं या ख़ास तौर से महिलाएं हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा भागीदारी नहीं है, सच्चाई अगर बताई जाए, अगर या हम आप गवर्नमेंट के डेटा को भी चेक करें तो हमारे देश में जो आधी पॉपुलेशन है महिलाओं को, उनको उतना अधिकार नहीं दिया गया है। ख़ास तौर से जो राज्य हैं जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसमें अब महिलाओं को अधिकार मिलना चालू हुआ है। उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल रहा है। पहले ये नहीं था। आप किसी भी गवर्नमेंट डेटा उठाइए, उसमें देखिए कि महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो भाई अगर हम लोगों को उनको करना है तो उनको आर्थिक रूप से मजबूत करना पड़ेगा। यही काम बिहार की सरकार ने किया है कि भाई उनको बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, वो स्वरोजगार करने के लिए, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करेंगे, बिहार की सरकार ने वही किया। अब कुछ लोग हैं उसको अन्यात वोट चोरी की संज्ञा में ला रहे हैं, जो किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर हमारे ही देश की विपक्षी पार्टी हमारे ही लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार पे अगर आरोप लगाते हैं, पब्लिक में आकर ये बोलते हैं कि जो केस नेपाल में हुआ है वो इंडिया में भी हो सकता है, तो ये तर्कसंगत नहीं माना जा सकता। अगर आप नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए नेपाल में क्या हुआ है। आपके सामने बांग्लादेश का प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या आप भारत को बांग्लादेश या नेपाल बनाना चाहते हैं? तो आप ये जनता को बताइए। अन्यथा आपको किसी पे भी बिना किसी साक्ष्य के आरोप लगाना, खास तौर से लोकतांत्रिक देश में, सही नहीं है। आपको ये ऐसा करना चाहिए, आप जनता के पास जाइए, आप जनता को ये बताइए कि जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, जो वादे करी अगर उसको पूरा नहीं करती है तो आप हमें मौका दीजिए, हम उनसे ज़्यादा ही अच्छी योजनाएं लाएंगे, हम उनसे ज़्यादा अच्छा पॉलिसी लाएंगे और उस पर काम करेंगे। अगर हम लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे, हम एक दूसरे पर अगर हम आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, सरकार उसको अगर दबाती रहेगी, तो जो बाहरी शक्तियां हैं उनको हमें ईजिली उनको मौका मिलता है कि वो हमारे देश के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप करें। इसका ताज़ा एग्जाम्पल आप नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में देख सकते हैं, जहां पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में कुछ बाहरी शक्तियां आई, उनके देश का क्या हालत है ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की खैर बात करना तो बेकार है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र नाम का कोई चीज़ है नहीं। लेकिन हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, और ये हर एक आदमी का जिम्मेदारी होना चाहिए कि इस लोकतंत्र को बचाए रखे। तभी सभी का भलाई है, इसी में सभी का कल्याण है। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो उसको लोगों के सामने लेके जाए, ना कि इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाएं, ना कि दूसरों देशों के साथ डिस्कस करें। वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आपकी क्या राय है इस विषय पे? हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।